वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का स्टॉक की निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली आउटलुक्स में, जिसमें हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या था मार्केट में आज का रिस्पांस, क्या था मार्केट में आज के प्राइस एक्शंस, कैसे हमने उनको डील किया ऑन डेली बेसिस, चार्ट बेसिस पे भी हम लोग समझते हैं कि कैसे हमने उनको आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए। और हम देखते हैं कि अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग डेज में कैसा रह सकता है मार्केट, मार्केट के सेंटिमेंट्स। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी न्यूज़ेस या कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। फंडामेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारे जो स्टैट्स आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, या कुछ भी न्यूज़ जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनको हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। अभी तो सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है मार्केट में वो ट्रम्प की टैरिफ इम्पोज जो किया है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, वो चीज मैं इग्नोर कर गया था या आई थिंक स्लिप ऑफ माइंड हो गई थी, लेकिन हमने बाद में एक नोट डाला था कि ट्रम्प ने 25% टैरिफ इम्पोज की है इंडिया पे, इंडियन गुड्स पे, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। इसको हम समझेंगे कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इस पे भी करेंगे, ताकि नोविस ट्रेडर्स को या नोविस जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, मार्केट में जो रिटेलर्स हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आए चीजें कि कैसे क्या चलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हुई थी। 25% की पेनल्टी इम्पोज की थी, प्लस 25% का टैरिफ इम्पोज किया था, प्लस पेनल्टी इम्पोज की अनस्पेसिफाइड है, बिकॉज अभी तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पेनल्टी किस फॉर्म में लगाई गई है और पेनल्टीज किस टाइप की होगी, कितनी होगी। ठीक है, वो अनस्पेसिफाइड है। पेनल्टीज का रीजन ये बताया गया है कि जैसे रशिया को सैंक्शन किया था, रशिया से ट्रेड को सैंक्शंस किया था यूएस ने, यूएस की एडवाइजरी कि रशिया से आप दूरी बना के रखें, स्पेशली फॉर इंडिया के लिए। तो इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसीज थी, तो रशिया से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं प्लस डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, वो चीज यूएस को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो यूएस का अपना ये मानना है, जैसे हम ब्रिक्स का पार्ट है, तो ब्रिक्स जैसे ये चीज आपने सुनी होगी कि भाई ब्रिक्स एक अपनी यूनिक करेंसी बनाने के लिए या डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसे ब्रिक्स में डिस्कशन हुए थे। तो वो चीज यूएस के अपने व्यक्तिगत हितों को प्रोवाइड करती है। तो यूएस कोशिश करता है कि ब्रिक्स को डिमोलिश किया जाए, या ब्रिक्स के जो नेशंस हैं, जो जैसे स्पेसिफिकली इंडिया जो नेशन है, उसको अपने अकॉर्डिंग अपने पिछलगू की तरह चलाया जा सके। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं कि एक्चुअल में जो टैरिफ लगाई गई है या जो पेनल्टी इंपोज की गई है उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड है इंडिया से बेस्ट ट्रेड डील लेने की। बेस्ट ट्रेड डील कैसे लिया जाता है, मतलब क्यों लेना है यूएस को हमारे से बेस्ट ट्रेड डील? क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है, इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी है, एक मॉडरेट लेवल पे डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे अंदर इंटेंस पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का। क्यों है? हमारे पास में मैन पावर है, हमारे पास में अच्छे रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। ये इंडिया की शुरू से एक स्ट्रेंथ रही है। ठीक है, तो हम लोग एक अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। थोड़ा सा हमारा पॉलिसी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा हमारे ड्रिवन प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग हमारे जो पोटेंशियल को उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते, 100% कैपिटलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग थोड़े से लैग बिहाइंड है। अदरवाइज इमेंस पोटेंशियल है, और सबसे बड़ा हमारा कंज्यूमर मार्केट है, जो इंटरनेशनल लेवल पर सबको चाहिए। हर नेशन को चाहिए कि हमारा कंज्यूमर मार्केट है, अपने माल को इजीली हम लोग यहाँ पर कंज्यूम करें ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो हर कंट्री यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ ये होता है कि सपोज दैट मैंने कुछ प्रोडक्ट यहां से यूएस में भेजा, तो यूएस उसको टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स डायरेक्टली यूएस के रेवेन्यू को बढ़ाएगा, यूएस गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाएगा, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बेयर करेंगे कंज्यूमर।
किसी भी टैक्स का इम्पैक्ट जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है वो बेयर करता है। ठीक है, कंपनीज कभी भी टैक्स को बेयर नहीं करती है। ठीक है, ये चीज एक मिसकंसेप्शन है कि कंपनीज पे टैक्स का बर्डन आता है तो वो उसको बेयर करती है। वो बेयर नहीं करती, वो अपनी प्राइसेस इक्विवेलेंट बढ़ा देती है, वो उसका टैक्स का बर्डन डालती है कंज्यूमर्स पे। तो डायरेक्टली मोटा मोटी देखा जाए तो यूएस हमारे पे ट्रेड लगाता मतलब टैरिफ लगाता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पर कंज्यूम हो रहा है, तो उसको कंज्यूमर को उसकी ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, प्लस यूएस गवर्नमेंट को उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो टैरिफ क्यों लगाया गया? आप कह रहे हैं कि भाई यूएस अपने बेनिफिट के लिए हमारे पे टैरिफ लगा रहा है, तो टैरिफ यूएस ने क्यों इम्पोज किया? ठीक है, तो टैरिफ इम्पोज करने के दो मोटा मोटी रीजंस होते हैं। पहली चीज, कोई भी देश, कोई भी नेशन अगर ये चाहता है, कोई भी इकोनॉमी ये चाहती है, किसी फर्दर इकोनॉमी से कोई माल अगर उसके यहाँ पर आ रहा है, कोई गुड्स उसके यहाँ पर आ रहा है, कोई प्रोडक्ट उसके यहाँ पर आ रहा है, फिनिश गुड, तो सबसे पहले टैरिफ लगाने का कोर रीजन होता है उसको वहां पर अनअवेलेबल करना। ठीक है, उसकी डिमांड को कंट्रोल करना, है ना। अब सपोज दैट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इन केस मैं यूएस में कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल करता हूं, जब मेरे पास कोई टैरिफ नहीं है। ठीक है, मैं मेरी कॉस्ट निकाल के, मेरे जो भी चार्जेस हैं वो निकाल के, और मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकाल के 100 पे उसको सेल करता हूँ। अब अगर यूएस टैरिफ लगाएगा उस चीज पे 25%, तो मेरा जो कॉस्ट है वो मेरा कॉस्ट 25% से ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब मैं उस प्रोडक्ट को 125 में यूएस मार्केट में प्लेस करूंगा, तो कंज्यूमर के लिए कॉस्टली हो गया, और जो डिफरेंस था 25 रुपीज का वो गया यूएस गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, सिंपल चीज समझ में आई। तो अब 125 का अगर वो प्रोडक्ट वहां पर मिलेगा, तो उससे मेरी डिमांड कम होगी। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हिट करेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि कितनी डिमांड हिट करती है। लेकिन मोटा मोटी मतलब लगाया जाए कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है उससे इंडियन गुड्स जो वहां पर जा रहे हैं उनकी डिमांड 8 to 10% तक हिट कर सकती है। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी 18 to 20% तक हिट कर सकती है। इसका भी अपन एक अभी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, मैंने कुछ डेटा निकाले हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये चीज समझ रहे हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब यूएस ने क्यों लगाया उसके कंज्यूमर को, अगर कोई प्रोडक्ट महंगा मिलेगा तो यूएस ने क्यों लगाया टैरिफ? यूएस ने टैरिफ लगाया ताकि हमारा माल वहां पर डिमोरलाइज हो, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं डिमोरलाइज हो, और हम लोग जो कंपनीज हैं, कंपनीज देखो कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करती है, कॉम्पिटिटिव वर्ड है, तो इन केस यहाँ से माइग्रेट हो फैक्ट्रीज, जो माल हम यहाँ बनाकर बाहर की कंपनीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे टैरिफ लगेंगे तो कोई भी कंपनी वहां पर अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट डालकर और उस माल को, उस कॉम्पिटिटिवनेस जो एज होती है उसको रीगेन करने की कोशिश करेगी। तो यहां से वैल्यू माइग्रेंट होती है। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझो कि वैल्यू माइग्रेशन यहां से होता है, प्लस हमारा माल वहां पर अगर इन केस 8 to 10%, 20% तक हिट करती है हमारी डिमांड, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए दूसरे लोगों का माल प्लेस मार्केट में होता है जो कम कॉम्पिटिटिवनेस में या कम एजिंग में आपको माल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये भी अभी अपन चीज समझेगी कि पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया कि भाई ओवरऑल मोटा मोटी पहला जो रीजन है टैरिफ लगाने का इम्पैक्ट भी है, जिससे वैल्यू माइग्रेंट होती है दूसरे नेशन में, क्योंकि जहां पर आप माल बना रहे हो उनकी कॉम्पिटिटिव एज हर्ट करती है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो ट्रम्प सोच रहा है, या जो अमेरिका की गवर्नमेंट सोच रही है, कि अगर वो हमारे साथ में नेगोशिएट करेगी तो उसके पास में एक वैलिड पॉइंट होगा, एक वैलिड उसके पास में एक मेजर मेजर पॉइंट होगा इस चीज को अपनी मनमर्जी से यूज करने का। ठीक है, दबाव की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये दो मेजर पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे पे टैरिफ्स एंड
पेनल्टीज इंपोज की गई है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। पहला तो अपन ने इसके इम्पैक्ट पे बात कर ली। अब अपन देखते हैं कि हमारे पे इस टैरिफ का इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या पड़ेगा। तो एक रिपोर्ट है, कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पे जो हमारी FY 25-26 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.25% से 0.40% तक हिट कर सकता है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कोई एस्टिमेट है ये। ठीक है, एक प्रॉपर वो नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन है, एक एस्टिमेट है कि भाई इस एक्शन से हमारे पर क्या हो सकता है। जो रिस्किंग सेक्टर्स हैं उनके अपन अपन डिटेल में बात करेंगे, कितना कितना क्या है, डेटा वाइज बात करेंगे। और मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। मार्केट पे इसके तीन इम्पैक्ट होते हैं। एक तो आईएनआर डेप्रिसिएशन होता है। आईएनआर डेप्रिसिएशन क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारे इंपोर्ट वहां से घटेंगे तो डॉलर की आवक कम होगी, है ना। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग आईएनआर डेप्रिसिएशन होता है। दूसरा, हमारे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट हर्ट्स करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होता है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं, जैसे कि आज हमने देखा। ठीक है, तो आज तो खैर शॉर्ट कवरिंग और वो दूसरी चीज थी, अभी चार्ट पे बात करेंगे कि वो मूव क्यों आया, कैसे एंटिसिपेटेड था। ठीक है ना, तो उस पे अपन बात करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं बिकॉज, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट हिट करने वाली है। आपकी एक्सपोर्ट हिट करती है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपका बजट में ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा, जो सभी चीजों पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अब आपके पास में, चलो सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं अपन, फिर आगे की बात करेंगे। सेक्टर वाइज इम्पैक्ट पे बात करते हैं, मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है जिस पे अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर इक्वल टर्म में बात करें, अगर नंबर्स टर्म में बात करें तो 80 बिलियन डॉलर का, 80 से 90 बिलियन डॉलर का अप्रॉक्स हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। ठीक है, तो कितनी वैल्यू दाव पे लगी हुई है हमारी, 80 to 90 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये 2024 के डेटाज हैं, 25 के डेटा नहीं है, 24 के डेटा अवेलेबल हुए, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 80 to 90 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट है। ठीक है, जो कि इंडियन जो टोटल गुड्स का एक्सपोर्ट है उसका 18 से 20% तक है। ठीक है, तो 20% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हिट करेगा जो वैल्यू है ना। इसमें सर्विसेज वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ हम गुड्स वाला पार्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। सर्विसेज का भी ऐसा है कि अभी कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है यूएस की तरफ से कि उन्होंने जो टैरिफ इम्पोज की है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स पे होगी या सर्विसेज पे होगी। मोस्ट प्रोबेबली सर्विसेज की अभी तक कोई बात कहीं पर भी नहीं हुई है। जैसे लास्ट टाइम जब वो मार्च के आसपास जब टैरिफ इम्पोज हुई थी तब भी सर्विसेज का ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ था, और अभी भी ऐसा कोई वो जिक्र नहीं हुआ, है ना। तो यूएस को हम लोग 80 से 90 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस 35 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स, अप्रॉक्स डेटा है, कुछ भी कंफर्म फाइनल नहीं है, लेकिन है इसी रेंज में। 35 बिलियन डॉलर्स का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है यूएस को। ठीक है, तो अगर रफली ये 10% भी हिट करता है, सर्विस पार्ट को हटा दो क्योंकि अभी वो अनक्लियर है। सर्विसेज जो हमारी बड़ी बड़ी बीपीओ केपीओ जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, या फिर जो हमारी टेक कंपनीज है जो सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करती है, तो वो 35 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। अकाउंटिंग फॉर 2024 के डेटा पे अपन बात कर रहे हैं। लमसम इतना ही होगा, अगर इंक्रीमेंट 5-10% का आप मानते हो तो लमसम इतना ही होता है। ठीक है, तो 80-90 बिलियन डॉलर्स के हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारा एक्सपोजर है टोटल 18 to 20% हमारे टोटल गुड्स एक्सपोर्ट का। ठीक है, ये डेटा हो गया। रफली अगर 10% भी हमारी डिमांड हिट करती है, हमारा एक्सपोर्ट हिट करता है, तो 8 to 10 बिलियन डॉलर्स करीब करीब डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं इस टैरिफ से। ठीक है, कितना खेल है, 8 to 10 बिलियन डॉलर्स का पूरा खेल है ये। उतनी डिमांड हमारी वो होती है। सेक्टर वाइज देखते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जो हमारा जो इंपोर्ट है, बड़ा तो नहीं बोलेंगे लेकिन
वो उसकी वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2024 की बात करें तो 10 पॉइंट जो 90% जो 80 to 90 डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट था, उसमें से 10 से 11 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है, तो ये लगभग हमारा बैठता है 30% का शेयर, 18 to 20% टोटल गुड्स का। लेकिन फार्मास्यूटिकल जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसको यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो 30% के आसपास है। ठीक है, तो 10.9 बिलियन डॉलर्स का डेटा आ रहा है। 10 to 11 के आसपास हम मान सकते हैं कि इतना एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स का होता है। इसमें एक एनालिसिस कहता है कि अप टू 17% तक ईपीएस हिट कर सकता है मेजर फर्म्स, जो कि फार्मास्यूटिकल्स के जो स्पेशल एपीआई एपीआई जो हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर वो, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका ईपीएस 17% तक हिट कर सकता है। ठीक है, एक एस्टिमेट है ये। जो अपन रिस्क एक्सपोजर की बात कर रहे हैं कि भी इस टैरिफ से किस इंडस्ट्री पे कितना रिस्क का एक्सपोजर रहेगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी अराउंड 10 to 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास का बिजनेस होता है। वो भी अराउंड 28 to 30% हमारे टोटल एक्सपोर्ट का ही। तो यूएस मतलब 1/3 एक्सपोर्ट का वो है। ठीक है, तो वो भी रिस्क पर है। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, तो वो भी शिफ्ट कर सकता है। उस पे भी एक्सपोर्टर्स को इश्यूज आ सकते हैं, प्राइसिंग रिलेटेड प्लस कॉम्पिटिटिव एज रिलेटेड, तो वो बिजनेस भी हमारा प्रॉब्लम में है। थर्ड जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम। वो 12.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टोटल होता है यूएस को, 24 के आंकड़े, है ना। तो यहाँ पर भी कॉस्ट एडवांटेज, जैसे मोबाइल टेलीकॉम्स एक्सपोर्ट जो करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 5.1 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स का हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को, जो कि अकाउंट करता है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 25% के आसपास। टोटल जो हम टेक्सटाइल अपीरियल्स पूरे ऑल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 25% हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। 5.1 बिलियन डॉलर के आसपास का उसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें जो फर्म्स हैं, फर्म्स का नाम तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई ऐसी फर्म्स हैं जिनका 40 to 70% रेवेन्यू डिपेंड करता है यूएस पर। ठीक है, मतलब उनके ऑर्डर्स 40 to 70%, जो कई अच्छी वेल डिफाइंड फर्म्स हैं टेक्सटाइल अपीयर्स में, तो वो उनका बिजनेस हिट करता है। यूएस ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, तो यूएस में बिजनेस हिट करता है। ठीक है, तो ये इसमें भी शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर्स है बांग्लादेश, वियतनाम। टेक्सटाइल अपीयर्स में काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स है इनका भी, काफी अच्छा प्रोडक्शन इनके पास में, तो यहाँ पर हिट कर सकता है बिजनेस। और कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स हम लोग वहाँ बेचते हैं। तो 6.5 बिलियन डॉलर का कारोबार है हमारा। तो वो भी एमएसएमई, और कई एमएसएमई इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स में भी डिपेंड है यूएस के बायर्स पर, है ना। उनका भी काफी अच्छा मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स है कई एमएसएमई का। वो हिट कर सकता है, 6.5 बिलियन डॉलर का कारोबार है। केमिकल एंड कैपिटल गुड्स है, वो 8.1 बिलियन डॉलर अकाउंट करता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो उसमें भी आपके एक्सपोर्ट मार्जिन्स में, और केमिकल में इनमें क्या करते हैं ज्यादातर हम लोग, रेफ्रिजरेंट गैसेस जो होती है, स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हालांकि कारोबार कम है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। 0.8 बिलियन डॉलर टू 1 बिलियन डॉलर का करीब एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जैसे कि राइस, स्पाइसेस, टी एक्सपोर्ट, है ना। तो ये डिक्लाइन कर सकता है। सोलर इक्विपमेंट्स हम लोग वहां पर वो करते हैं, तो सोलर इक्विपमेंट्स में भी काफी अच्छा, मतलब 20 to 30% शेयर है यूएस बायर्स का। जो भी कंपनीज है उनके अंदर कई कंपनीज ऐसी है जो 20 to 30% डिमांड उनकी यूएस में वो हिट कर सकती है। ठीक है, तो ये तो अपन ने एक्सपोजर की बात की। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया के पास में क्या प्रोबेबल हो सकता है इस चीज को काउंटर करने का, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक विल पावर जो अपने को है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बायलैटरल नेगोशिएशन कर सकते हैं, या कुछ जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है एरिया टैरिफ्स के, उस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग कर सकते हैं
कई जैसे मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं या कई कॉर्पोरेट के एक्सपर्ट्स हैं और कई इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यूएस पे जो डिपेंडेंसी है तो हम लोग उसको कम करके हमारा एक्सपोजर दूसरी तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से बिजनेस हिट होता है हमारा तो हम उस बिजनेस को किसी दूसरी जगह जाके एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो इसी कड़ी में आप वो इंडिया और अपनी इसकी ट्रेड डील को भी देख सकते हो जो अभी हुई है इंडिया और ब्रिटेन की, है ना। तो उस ट्रेड डील को भी इसमें देख सकते हैं। ईयू में एक्सपोजर ले सकते हैं हम लोग, ईयू के साथ में ट्रेड बढ़ा सकते हैं। एशियान जो कंट्रीज हैं उसमें हमारा अच्छा खासा ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके सॉल्यूशंस हैं। चलो, तो ये तो हुई अपनी यूएस वाली बात। अब अपन देख लेते हैं कि मार्केट कैसा था और कैसे हमने उसको डील किया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। चलो, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशनल अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि 50 डैमा का रेसिस्टेंस वापस लिया है आज मार्केट ने। अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन अपन ने एंटिसिपेट किया था, कल रात को मैसेज किया था कि गिफ्ट निफ्टी पे नजर रखनी है। ये भी डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी 5:30 से 6 बजे के बीच में कल एकदम ड्रास्टिकली डाउन हुई थी। आई थिंक वो ट्रम्प के जो ट्वीट था इंडिया पे इम्पोज करने का, उसका इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो गिफ्ट निफ्टी को रेफरल मान के हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इंडियन इंडाइसेस प्रेशर में रहेगी, टैरिफ डिसीजन प्लस फैड पॉलिसी। फैड पॉलिसी में तो कुछ निकला नहीं स्पेसिफिकली, है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ा। और गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग हमने एंटिसिपेट किया कि मार्केट प्रेशर में गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, और हुआ भी वही। गैप डाउन नियरली हमारे सपोर्ट एरियाज के आसपास हुआ, जो कि 100 डायमा का रेंज था हमारा। वहां पे गैप डाउन ओपन हुआ। फिर हमने कैसे डील किया देखते हैं। पहले इंट्राडे में देख लेते हैं हुआ क्या था, फिर देखते हैं हमने कैसे डील किया उसको। गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे जो लेवल मार्क्स थे 650 के, 650 पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से पुल किया 720 तक गया। ये भी लेवल हमारा मार्क था। ठीक है, तो यहाँ तक का पहला वो आया। उसके बाद में मार्केट ने वापस एक छोटा सा रिट्रेस किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर अपना लो ब्रेक नहीं किया डे का। ठीक है, तो वहां से पहला हिंट लगा कि मार्केट को अपसाइड मूव लेनी है, प्लस ओआई डेटा से भी हिंट लगा। अभी देखेंगे हम लोग मैसेज में इस चीज को कैसे ट्रीट किया। जैसे ही मार्केट ने अपना डे का हाई ब्रीच किया, उस समय क्लियर कट नोटिफिकेशन थे, इंडिकेशन थे कि मार्केट यहां से शूट कर सकता है, मार्केट ये जो गैप डाउन है इसको रिकवर कर सकता है। फिर हमने स्टॉप को भी आइडेंटिफाई किया। चलो देख ही लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये हमारा पहला मैसेज। This gap down opening was anticipated yesterday. We have got the cues from Gift Nifty. ठीक है, still 100 डेमा is safe, 100 डेमा safe है। तो what next on the board, क्या लिखा हमने, what next on the board? Any upside move will be only and only above to 720 breaching of days high. If persistive here, then trading range would be 720 650। ठीक है, अपमू कहाँ मिलेगा, क्या डिस्कस किया था अपन ने, अपमू यहाँ मिलेगा जब ये 720 को डिसिसिवली ब्रीच करता है, तो अपमू मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर ब्रीच नहीं करता है तो ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी 650 से 720 की। ठीक है, और 650 को डाउन साइड ब्रीच करता है तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ डाउनफॉल यहां से हमको मिल सकता है। ये था हमारा पहला डिस्कशन। फर्दर कॉलेप्स विल बी फाउंड बिलो ओनली एंड ओनली 650 डेज लो। ठीक है, ये क्लियर कट था। फिर हमने ओआई डेटा पे वो बताया कि मैक्स पेन है 700 स्ट्राइक प्राइस पे आ चुका है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीसीआर।
पीसीआर न्यूट्रल हो चुका था। परसों हमने 0.56 के आसपास देखा था, फिर 0.8 तक रिकवर हुआ, और फिर उसके बाद में आज मॉर्निंग में 0.95, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया, इंडिकेटेड द इक्विलिब्रियम इन बोथ मार्केट फोर्सेस। ठीक है। ये मैसेज मैं इसलिए क्लियरली आपको पढ़ाता हूं, या वापस मैं रिपीट करके पढ़ता हूं ताकि आपको समझ सके। देखो, सारा खेल लाइव मार्केट का है। ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे लेवल डिस्कस कर भी ले, और अगर यहाँ पर हम लोग कुछ अपनी वो बना भी लें एनालिसिस, लेकिन जब तक हम वो एनालिसिस हमारे काम नहीं आएगा जब तक हम उसको लाइव में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। है ना। तो ये लाइव इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से लाइव में कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए मैं आपको फोर्सफुली बताता हूँ। सो वी कैन सी सम ग्रेट टसल फॉर द टाइम एट 24,700। ये वही टाइम था जब ये 700 के आसपास यहाँ पे मूव कर रहा था। इसी टाइम पे मैसेज था ये 948 के आसपास। Almost neutral PCR 0.95 indicated the equilibrium. So we can some great tussle for the time 24,700. Bulls can try to pull it up. Clear cut message था. Bulls can try to pull it up with almost force available. ठीक है। OI डेटा में दिख रहा था। Still 24,700 straddle contains 100 plus point premium. So market can give definite or directional move either side. ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटीज आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। प्रोबेबिलिटीज आर हाई फॉर अपसाइड मूवमेंट्स एज पर द ओआई डेटा। अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी हाई है। एंड प्राइस एक्शन व्हेन इट क्रॉस द 720 बैरियर, 720 का बैरियर तोड़ता है तो अपसाइड मूव की प्रोबेबिलिटीज हाई है। मार्केट विल डेफिनेटली ट्राई टू रिकवर द गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है। क्लियर कट मैसेज था, 10 बजे के आसपास था। उसके बाद ही खेल चालू किया मार्केट ने। ये 10 बजे के आसपास था, 650 ब्रीच नहीं किया, और उसके बाद में 720 भी ब्रीच किया मार्केट ने। है ना। तो क्लियर कट इंडिकेशन कि अपसाइड मूव मिल सकता है मार्केट में। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैसेज था हमारा, जब ये सारी रैली हमने एंजॉय की और मार्केट नियर अबाउट 20 EMA के आसपास गया, तब ये हमारा डिस्कशन था डेटा नेवलाइज एज पर द डिस्कशन बोथ एनालिसिस प्रिंटेड ऑन चार्ट। कौन कौन से दोनों एनालिसिस की 650 डेज लो पे मार्केट देन ब्रीच नहीं कर पाया 650 डे लोज का। दैट मीन मार्केट का मूवमेंट अपसाइड में रह सकता है 720 क्रॉस करने के बाद। ठीक है। मार्केट प्रोड्यूस अपसाइड ब्रेकआउट टू रिकवर द गैप डाउन लॉस। ठीक है। ये दोनों चीजें हमने जो प्रेडिक्ट की थी, दोनों चीजें यहां पर प्रूव हो गई। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अब आगे की क्या प्रेडिक्शन थी, क्या एनालिसिस था हमारा। 24,780 इज ए बिग हर्डल नाउ बिकॉज ऑफ 20 EMA इन प्राइस एक्शन रेसिस्टेंस जोन, बट एज पर ओआई डेटा एंड स्ट्रैडल प्राइस देयर इज सम रूम टू मूवमेंट्स। अभी भी यहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं होना था। 780 पे मार्केट गया तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होना था, यह क्लियर कट इंडिकेशन था। यहाँ पर भी इस चीज को भी हमने एंटिसिपेट किया था। 11:15 बजे के आसपास की बात है। तो नाउ और इमीडिएट रेसिस्टेंस आगे के लिए क्या करना था, इमीडिएट रेसिस्टेंस वुड बी 780। इन केस अगर 780 ब्रीच करता है तो इट इट कैन लीड टुवर्ड्स 800 830 प्लस। ठीक है। मार्केट में हमने क्या बोला उस समय पे 11:15 बजे के आसपास, हमने बोला कि मार्केट यहां पर नहीं थमेगा, अभी भी स्ट्रैडल प्राइसेस हैं, तो मूवमेंट्स हो सकती है। तो अपसाइड मूवमेंट के लिए क्या बोला कि 780 ये ब्रीच करता है इस लाइन को अपसाइड में, तो ट्राई करेगा 830 के आसपास जाने की। क्लियर कट था। ठीक है। फॉर द इमीडिएट सपोर्ट वी कैन यूज 720 700, जो हमारी रेंज थी, लास्ट बैरियर था, इसको हम लोग, ये जो हमारा बैरियर था 720 के आसपास, इसको हम इमीडिएट सपोर्ट की जैसे यूज कर सकते हैं, और ये अपसाइड में मूव करेगा। ठीक है। मैक्स चांसेस फ्रॉम वॉलेटाइल मूव्स इन बिटवीन 700 800, इट विल क्लोज द डे एंड डिक्रीज द प्रीमियम। ठीक है। अगर 800 830 तक जाता है और वहां पे रेसिस्टिव होता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 700 800 के बीच में खत्म कर दे। ठीक है। फिर उसके बाद में 12 बजे के आसपास प्रीमियम अभी भी नहीं टूट रहे, एटीएम स्ट्रैडल के प्रीमियम नहीं टूट रहे, बिग मूव अभी भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी हमारा वो था। इफ रेसिस्टिव देन विल कोलैप्स डाउनसाइड टुवर्ड 720 बिलो 780। 780 से रेसिस्टिव होता है तो 720 तक रीच आउट कर सकता है। अदरवाइज अगर अपसाइड बैरियर्स आर वायबल स्टिल इफ क्रॉसेस 830 प्लस, ये भी यहाँ पे क्लियर कट, 830 प्लस अगर क्रॉस करता है तो ये ट्राई करेगा 880 900 और 920 की रेंज को
वो करने का। ठीक है, क्लियर कट था। फिर ये यहां तक मूव मिल गया 900 920 का। फिर हमने टॉप भी यहाँ पे निकाल दिया, टॉप भी आइडेंटिफाई किया। कैसे किया? 1 बजे के आसपास। इनफ फॉर द डे नाउ, अपसाइड देर आर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन ऑफ दिस फंक्शनिंग विच ऑल्सो कंटेन्स ऑफ 200 EMA, 200 EMA रेड लाइन में। ठीक है, so upside movement segment covers now either will start retracing from here or will be neutral for the rest of the day। ठीक है, तो क्या मैसेज था यहाँ पर? यहाँ पे मैसेज था कि ये रेसिस्टेंस जोन आ चुका है, या तो यहाँ के आसपास रह के खत्म कर देगा मार्केट। रेसिस्टेंस जोन पे टच किया और थोड़ा सा रिट्रेस हुआ हल्का सा, और वहीं पे आसपास मार्केट खत्म कर दिया, और या फिर हैवी रिट्रेसमेंट चांसेस भी यहाँ से बनते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, दो चीज के रेसिस्टेंस यहाँ पे फंक्शन कर रहे थे। फिर ये हमने एक चार्ट बताया कि देख लो, ये हमारी रेंज थी, ये बॉक्स बना हुआ था, और इस बॉक्स के ऊपर गया, लेकिन विक्स पे गया। ठीक है, क्यों गया बॉक्स के ऊपर? क्योंकि यहाँ पर हमारा 50 डेमा का रेसिस्टेंस था, 950 के आसपास, 940 के आसपास 50 डेमा रेसिस्टेंस था। तो 200 डेमा तो क्रॉस किया, लेकिन बॉक्स क्रॉस नहीं कर पाया 50 डेमा रेसिस्टेंस से। मतलब 10-20 पॉइंट का फ्लक्चुएशन मान लो आप, कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन यहीं से रिवर्ट होने का था, लेकिन ये 10-20 पॉइंट ऊपर गया और फिर वहां से रिवर्ट हुआ, और फिर हैवी रिट्रेसमेंट दिखाया एंड मार्केट क्लोज। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे क्लोज हुआ, 968 के आसपास की क्लोजिंग है। चल, अब आगे क्या है? आगे का देखते हैं मामला। सबसे पहले तो पोजिशनली, पोजिशनली कुछ बोलने की जरूरत है नहीं है, बिकॉज प्राइसेस आर स्ट्रक इन बिटवीन 50 डायमा एंड 100 डायमा। जब तक ये यहाँ से ब्रिच आउट नहीं होती है, तब तक कोई भी नया नजरिया नहीं बनेगा। अभी तक हम मार्केट को कैसे ट्रीट करेंगे? अप एंड डाउन। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट, डायरेक्शनल मूव इनके आसपास, जहां पे भी ब्रिच आउट होता है वहां मिलेगा। इंट्राडे के लिए क्या है? इंट्राडे के लिए इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो रहेगा 780 का। ठीक है, जो कल की रेंज थी 780, 768 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर 780 के ऊपर पुल करता है मार्केट, तो मार्केट को ये सारी ईएमएस को फेस करना पड़ेगा। तीनों ईएमएस हैं, 50, 20 एंड 100। ठीक है, तीनों ईएमएस आपने कंजक्शन में है, तो ये रेंज कौन सी है? 830, 840। तो यहां तक तो इजी मूव कर सकता है, इन केस अगर 780 को क्रॉस करता है, तो 800, 830 तो बिल्कुल इजी मूव है। इससे ऊपर निकलता है तो अगेन 950 तक बैरियर्स रहेंगे, जो कि प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन की जैसे फंक्शन करेगा। अगर अपसाइड इसको भी ब्रीच आउट करता है, तो 25K के ऊपर रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। 25K रिक्लेम करता है, उसके बाद में नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस स्टार्ट होता है। अपसाइड में ये लेवल्स है, डाउन साइड में क्या है? 720 का हमारा इमीडिएट सपोर्ट फंक्शन करेगा, 720 पे इमीडिएट सपोर्ट फंक्शन करेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो 650 फर्स्ट लेवल, 580 सेकेंड लेवल एंड 500 थर्ड लेवल। ठीक है, नीचे के डोर्स ओपन है। तो ये तो हमारा आज का डिस्कशन रहा, ये हमारे लेवल्स क्लियर है। अब इसको, वीडियो को बिना ज्यादा लंबी किए यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपने पोजिशनल और फर्दर आउटलुक के साथ में। थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट, and appeal to you, if you like our content and content delivery, please like and subscribe our channel. Thank you.